दोस्तों, जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल और केवल एग्जाम रिलेटेड ही चीजें चलती रहती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मोर और लेस वहीं से हमारे मार्क्स काउंट होते हैं और वहीं से हमारा फाइनल सिलेक्शन इंश्योर होता है। लेकिन उसी के पैरेलली हमें कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी मेडिकल फिटनेस। क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो अंडर गोइंग है, जल्दी ही इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना हमेशा जरूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो यूपीएससी मेडिकल टेस्ट जो है वो बेसिकली आपका जब इंटरव्यू होता है मोर और लेस उसके पैरेलल ही होता है। आप जैसे ही दिल्ली पहुंचते हो, जाते ही आपको एक लेटर अलोकेट किया जाता है और उस लेटर में पूरी डिटेल होती है कि भाई फला फला कैंडिडेट है, इसका XYZ ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में जाकर के और वो अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स जांचें करवा करके कलेक्ट करके लेके आए। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दरमियान बहुत ही ट्रॉमेटिक कंडीशन बन जाती है कुछ लोगों के साथ में, जिनके अप डाउन देखे गए हैं। मानो किसी का बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसमें फ्लक्चुएशन आ गया, किसी के शुगर लेवल में डिफरेंस आ गया। तो इसके चलते कई चैलेंजेस आ जाते हैं, वो फिर इमीडिएटली उसी टाइम पे जिस टाइम पर आपको पैरेलली दिल्ली में और भी सारे चैलेंजेस का सामना करना होता है। तो ऐसे में हमारे लिए सवाल यह बनता है कि क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है और क्या क्या मेडिकल टेस्ट के टाइम पर हमारे चेकअप्स हुआ करते हैं, जहां पर टेम्परेरी और परमानेंटली अनफिट होने का स्कोप रहता है। और अगर हम टेम्परेरी अनफिट होते हैं तो क्या वहां पर वे आउट है, और परमानेंटली हो गए तो क्या चैलेंजेस है। समझेंगे पूरा डिटेल में एक एक करके, क्योंकि ये हर एक उस कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीरियसली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और देखो, जिन लोगों का भी आप देख सकते हैं अभी मेंस क्लियर हो गया, उन लोगों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2025 रन कराया जा रहा है PWIS की तरफ से। अगर 2024 का हमारा रिकॉर्ड देखो तो ज्यादा भी नहीं तो 520 रिजल्ट्स, 520 से ज्यादा जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों ने इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठाया था। तो आप भी एनरोल कर लीजिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। यहां पर आपको मॉक इंटरव्यूज के तो आपका एक्सपीरियंस मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको एक फीडबैक में मिलेगा थर्ड आई व्यू के बेसिस पर कि भाई आपको और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। इंटरव्यू ओरिएंटेड आपको कंटेंट दिया जाएगा, 20 से ज्यादा आपके आईजीपी ओरिएंटेड सेशंस होंगे, पर्सनलाइज आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जाएंगे, डिस्कशन होगा, क्वेश्चन आयर कि भाई कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे आप उनका जवाब दे सकते हैं, जो यूपीएससी रैंक होल्डर्स हैं उन लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन, ये सारी चीजें। और मोर और लेस आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो लेंगे आपके एक्सपर्ट एक्स सिविल सर्वेंट्स। आपके सामने ये पूरी एम पैनल जो लिस्ट है वो सारी दी हुई है। और मोर और लेस आप देखेंगे ये पटेल नगर वाला जो सेंटर है वहां पर ये कंडक्ट होगा। तो आप इस चीज पे बिल्कुल ध्यान दें अगर आपका यूपीएससी मेंस क्लियर हो रखा है तो बात कुछ ऐसी है कि मेडिकल एग्जामिनेशन इंटरव्यू के साथ साथ में होना ये एक अपने आप में ट्रिकी कंडीशन बना देता है, ठीक है। क्योंकि सीधी बात है, आप जाओगे वहां पर इंटरव्यू दोगे, उसके साथ साथ में आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो आपको वहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके पास में प्रॉपर फोटोग्राफ्स होने चाहिए, वही जो प्रीलिम्स के टाइम पे आपने लगाए थे मोर और लेस वही चाहिए। इसके अलावा आपसे आपके थंब इंप्रेशन भी मांगे जाएंगे, जिससे कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो सके कहीं फेक कैंडिडेट तो नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से यूपीएससी की जो कमजोरियां थी वो सामने निकल करके आई थी पूजा खेड़कर केस जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है उसके तहत। तो ऐसे में क्या है कि एक इंडिविजुअल जैसे ही यूपीएससी हाउस पहुंचता है ना, यूपीएससी बिल्डिंग में, तो वहां पर उन लोगों को एक प्रॉपर डॉक अलोकेट किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट में सीधी डिटेल दी रहती है कि भाई ये आपका फला फला हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में आपको इतना रूम नंबर और ये बिल्डिंग नंबर रहेगा, वहां पर जाकर के आपने चेकअप्स करवा लेना है। और वहां पर आप जैसे पहुंचते हो ना, जो भी कैंडिडेट है वो, तो उन लोगों को वहां पर एक मेडिकल अटेंडेंट रिसीव करेगा और वो मेडिकल अटेंडेंट आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जहां जहां पर भी आपकी चेकअप्स होने वहां ले जाएगा और आपके वहां पर फॉर्म फिल करवाता चला जाएगा और आपके टेस्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब थोड़ा सा हम यूपीएससी की एक जो प्रोसीडिंग है उसको समझते हैं। देखो, यूपीएससी में जब भी हम एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं यूपीएससी सीएससी में, तो बहुत सारी सर्विसेज को हम चूज करते हैं कि हमें आईपीएस रैंक या हमारी खुद की रैंक के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट हो, या हमारी प्रेफरेंस जो हम फिल करते हैं जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस है ना, या फिर आप रेलवे सर्विसेज कोई भी आप लेते हैं तो आप पूरी लिस्टिंग अपने हिसाब से ऑलरेडी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर चुके होते हैं। तो यूपीएससी के अंदर क्या होता है कि उन सारी सर्विसेज को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होती है टेक्निकल, एक होती है नॉन टेक्निकल। अब होता क्या है
कि टेक्निकल जो कैटेगरी में जिन भी सर्विसेज को डाल दिया, जैसे मान लो आईपीएस जो जो हमारी सर्विसेज हैं उनमें आईपीएस पुलिस सर्विसेज है ना, उनको टेक्निकल में डालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपके लिए कुछ मेडिकल फिटनेस के क्राइटेरियाज फिक्स होंगे और उनको आपको प्रॉपर्ली फिल करना होता है, तब जाकर के आप आईपीएस के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप वहां पर अनफॉर्चुनेटली उनमें फेल हो गए तो आप टेक्निकल वाला सेगमेंट जो है जिसमें आईपीएस भी इंक्लूडेड है, आप हो सकता है उसके लिए इल एलिजिबल हो जाओ। आपको कहा जाएगा कि भाई आप तो नॉन टेक्निकल वाले में आप जा सकते हो। नॉन टेक्निकल में आईएएस जैसी सर्विसेज हैं, बट अगेन मैं बता दूं कि यहां पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का क्लासिफिकेशन यूपीएससी अपनी कन्वीनियंस के, अपनी सुविधा के लिए करती है। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। फिर आगे सवाल आता है कि क्या ये जो टेस्ट कराने के लिए हम पहुंचते हैं उनके पैसे लगते हैं? देखो जी, आपने मेंस क्लियर किया है और उसके बाद में आप मेडिकल टेस्ट और ये कराने के लिए जा रहे हो, तो ये सारा खर्चा यूपीएससी की तरफ से बियर किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट बियर करेगी। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लेटर कलेक्ट करना है और जो टाइम उस पर्टिकुलर लेटर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम पे पहुंच जाना है हॉस्पिटल में, और फिर वहां पर आपको मेडिकल अटेंडेंट रिसीव करेंगे और अकॉर्डिंगली फिर जो प्रोसीडिंग होगी वो अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले रहेंगे वहां पर, आपके साथ में और 7 से 8 लोग होंगे, तो वो प्रोसेस पूरे ग्रुप में चलता चला जाएगा। ठीक है, आपको वहां पर अपने फोटोग्राफ और अपने आईडी कार्ड वो प्रॉपर्ली लेके जाना है, और वो जो अलॉटमेंट लेटर है वो भी साथ में जो यूपीएससी आपको देगी। अब वहां पर आप जैसे एंटर होगे तो उसके बाद में आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर कई टेस्ट होंगे, कोई ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बॉडी वेट, हाइट, ठीक है, बीपी, आंखों का टेस्ट होगा, ऑडियोमेट्री टेस्ट होगा, फ्लैट फुट टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ये कई मतलब लंबी लिस्ट होती है। वो प्रोसेस चलेगा सुबह 8 से लेकर के और दोपहर में 3 से 4 बजे तक का ये प्रोसेस होता है। तो ऐसे में लंबा प्रोसेस होता है, पर एक चीज ध्यान रखें कि इसमें एक कंडीशन है कि आप जैसे ही आप जो भी आपको डेट अलोकेट की जा रही है मेडिकल टेस्ट के लिए, उस टाइम पर मान लो सुबह 8 बजे का आपको टाइम दिया हुआ है, तो आप रात के 10 बजे के बाद में कुछ खाना नहीं खाओगे। मान लो कि कल की आपकी डेट है, राइट, तो आज रात को ही 10 बजे के बाद में आपको खाना खाना बंद कर देना है, क्योंकि फिर आप अटम शटम अगर कुछ खा लोगे, अटम शटम लापरवाही कर जाओगे, तो फिर आपके ब्लड में शुगर लेवल है वो वेरी करेगा, तो उसके चलते हो सकता है चैलेंज आ जाए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा देखने को मिला है। तो आपको ये हमें अच्छे से ध्यान रख लेना है कि वहां पर हम फास्ट करके जाएं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये एक्सप्लिसिटली मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको जो पेपर अलोकेट किया जाएगा ना, उस अलोकेटेड लेटर में आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, उन इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना है, और वही इंस्ट्रक्शंस मोर और लेस हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा और कुछ खास बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, बट वही चीज है ना कि कई चीजें हम यूं देख लेते हैं, यार लेटर ही तो है, देख लेंगे, वहां सब करेंगे, वैसे हम कर लेंगे, वो फिर गड़बड़ हो जाती है। वहां पर इग्नोरेंस का एक हमें कहते ना कि खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आपको वेरियस फॉर्म्स फिल करने होंगे वहां पर जैसे जाओगे, क्योंकि आपके वेरियस टेस्ट होंगे। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि आपको वहां पर लंबी लाइन दिखेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के ही हॉस्पिटल्स आपको अलोकेट किए जाएंगे। और वो लाइन अगर वहां पर पेशेंट्स की लंबी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। वहां पर सीधा है कि आपके हाथ में जो लेटर होगा ना, वो यूपीएससी अंडर सेक्रेटरी द्वारा साइंड होगा, तो ऐसे में आपको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा कि भाई आपको जल्दी से जल्दी फ्री किया जाए। अब यह मत सोचना कि यार वो भी तो पेशेंट्स हैं ऐसे वैसे, वो एक अलग एस्पेक्ट है। अब देखो, आप जैसे ही वहां पहुंचते हो, आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा अलग अलग 3 छोटी छोटी शीशियों में, और फिर आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है वो आपको थोड़े समय बाद में दे दी जाती है, जिसमें आपका मतलब हीमोग्लोबिन हो गया, आरएच फैक्टर, ये कई आपकी डिटेल्स हैं वो सारी आ जाती हैं। इसी तरीके से यूरिन टेस्ट भी होता है, बॉडी वेट भी मेजर किया जाता है, बॉडी वेट और हाइट दोनों। अब देखो, बॉडी वेट और हाइट की बात करें तो इनमें सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया टेक्निकल वाली। जैसे आईपीएस की हम बात करें तो आईपीएस ऑफिसर्स के लिए हाइट का रिक्वायरमेंट एकदम प्रॉपर डिफाइंड है। अगर हम अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी की बात करें मेल की, तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी जरूरी है। उससे कम हुई तो आप आईपीएस की कैटेगरी से आप हट जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से SC ST से है तो 160 तक भी चलेगा, और हिलमैन पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप 163 तक भी चल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो चेस्ट का भी आपका टेस्ट होता है। चेस्ट में अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड, मतलब सांस बिना लिए और सांस खींच करके, वो फिर आपकी टेस्टिंग होती है। ये सामने आपके एकदम पैरामीटर दिए हुए हैं। फीमेल्स के लिए कुछ एग्जाम्पशन से कुछ छूट है कि भाई आपकी हाइट थोड़ी 157 तक है तो भी चल जाएगी अनरिजर्व्ड और ओबीसी में। SC ST में आपकी 152, हिलमैन में 155। इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं पर बॉडी मास इंडेक्स, यहां पर देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल की हाइट और साथ साथ में उस इंडिविजुअल का वेट, उनका जो एक पैरामीटर कैलकुलेट होता है दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, वो बताया जाता है कि 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आप ओवरवेट तक हो तब तक भी चलेगा, मतलब आप मैनेज कर सकते हो विद द टाइम,
बट अगर 30 से ज्यादा आपका बीएमआई आ रहा है तो दैट विल बी चैलेंजिंग। तो ऐसे में आपको यह समझ लेना है कि हमारा बीएमआई किसी भी हाल में 30, मैं तो कहता हूं आप क्या अराउंड 20 to 25 के अराउंड आप मैनेज करके चलो, ठीक है। इससे ज्यादा ऊपर मत, क्योंकि पढ़ करके आप बैठे बैठे पढ़ाई करते हो तो देखो थोड़ा सा तो स्कोप रहता है, खाना पीना थोड़ा चलता रहता है, ठीक है, इतनी एक्सरसाइज नहीं हो पाती, बट अगेन हमें थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत होती है। इसके अलावा आई साइट की जो टेस्टिंग होती है उसमें कलर ब्लाइंडनेस और ये सारी चीजें चेक की जाती है ना। और फ्लैट फुट, पैर आपने कईयों के देखे होंगे बिल्कुल सीधे होते हैं, कईयों के स्लोप होता है पैरों के नीचे यूं इस तरीके से, और कईयों के एकदम फ्लैट फुटेड होते हैं, तो वहां पर भी देखने टेस्ट होता है। इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी चेकअप के बैकबोन टेस्टिंग होती है कि बैकबोन में आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हर्निया का टेस्ट होता है। इसके अलावा आप बैकबोन का मैंने बता ही दिया, ठीक है। चेस्ट का एक्सरे होता है कि भाई कोई इश्यू तो नहीं है। कारण क्या होता है देखो कि आप देखते हैं कि दिल्ली में जो लोग हाईली पॉपुलेटेड एरिया में जैसे मुखर्जी नगर में रह करके आप तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में एक चैलेंज आता है वहां पर कि टीबी होना एक आम बात है, ट्यूबरक्लोसिस का जो इश्यू है, तो वहां पर उसको पहले से ही चेक करना, ये एक अपने आप पे प्रायोरिटी रहती है। कईयों के साथ में बीपी का इश्यू रहता है, जैसे वहां पर टेस्ट कराने के लिए पहुंचे, हॉस्पिटल में भागदौड़ी का टाइम चल रहा है और उधर दिमाग में चल रही है एक तो इंटरव्यू के बारे में क्या हुआ क्या नहीं होगा जो भी है, और वहीं पैरेलली आपके दिमाग में ये चल रहा है अरे यार इतना लंबा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्या है मेरे बॉडी के अंदर, कुछ कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, वो एंजाइटी एक लेवल जो बढ़ जाता है। तो उस केस में कईयों का बीपी लो हो जाता है नर्वसनेस की वजह से, कईयों का हाई हो जाता है। अब हाई वाला केस है वो ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस केस में क्या रहता है देखो कि आपको वहां पर टाइम दिया जाता है, आपका बीपी टेस्ट होगा, फिर आपका आधा अगर हाई निकला तो आपको टाइम दे दिया जाएगा, आप रिलैक्स करो थोड़ा सा, फिर अगर ज्यादा आता है दोबारा तो और रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं। इवन आपको एक नैप लेने की बात भी बोल देते हैं कि चलो आप थोड़ा सा नींद लेकर के आ जाओ, हो सकता है सोचने की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा हो। तो इस तरीके से आपको पूरा एकदम प्रॉपर स्पेस दिया जाता है कि आप टेंशन ना ले, है ना। फिर उसके बाद में आप जैसे ही अपने पूरे टेस्ट कंप्लीट करवाते हो तो उसके बाद में आपको इश्यू किए जाते हैं सर्टिफिकेट्स। क्या दिए जाते हैं? सर्टिफिकेट्स, क्योंकि आपका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बनेगा यहां से कि हाँ भाई इन्होंने यहां पर आकर के मेडिकल टेस्ट कराए हैं और इसका ये हम सर्टिफिकेशन देते हैं। डॉक्टर साहब वो इसको काउंटर साइन करके और कैंडिडेट को देते हैं, और कैंडिडेट उस सर्टिफिकेट को लेकर के पहुंच जाता है यूपीएससी में, यूपीएससी बिल्डिंग गेट नंबर 3 जहां तक है। बाकी आपको अपनी डिटेल्स अपनी खुद की वेरीफाई कर लेनी है अकॉर्डिंगली। फिर वहां पर पहुंच करके आप एक कॉपी तो वहां पर साइन करके खुद से सबमिट कर दोगे, वहां पर काउंटर होगा जो, और दूसरा कॉपी आपको एक को अपने पास में रख लेना है। तो कुल मिलाकर के ये प्रोसेस है। लेकिन ये तो हो गया, चलो ठीक है कि हां हम यहां पर एकदम प्रॉपरली चीजों से पास ऑन कर गए, निकल गए आगे। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल वहां फंस गया, या मानो कि एक इंडिविजुअल को टेम्परेरीली अनफिट डिक्लेयर कर दिया, मान लो किसी का बीएमआई इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो 34 के अराउंड है, तो ऐसे में उस इंडिविजुअल के लिए चैलेंज ये रहेगा कि भाई आपको 34 से कम करके 30 तक आपको वेट लाना पड़ेगा। 30 बीएमआई आपका स्कोर रहना चाहिए। अब उसके लिए आपको कुछ समय का टाइम दिया जाएगा, शुरुआत में 7 दिन, फिर उसके बाद में मतलब आराम से 6 महीने का टाइम भी दिया जाता है, फिर 6 महीने का। मतलब ये कि अगर मान लो कि किसी भी टेस्ट के दौरान, मेडिकल चेकअप के दौरान अगर आपको एक तरीके से यूं कहा गया कि भाई आपका एकदम रीडिंग्स जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, तो आपको टाइम दिया जाता है। यूपीएससी ऐसा नहीं करती है कि हाँ भाई आप उधर बहुत मेहनत करके इंटरव्यू तक पहुंचे हो और फिर एकदम से आपको कह दे कि नहीं भाई आप तो मेडिकली अनफिट हो इसलिए आउट हो कर दिया जाए। नहीं, आपको पूरा स्पेस दिया जाएगा कि भाई आप टाइम लो, आप रिकवर करो, और एकदम प्रॉपर मेडिकल पैरामीटर्स के ऊपर आप खरे उतर जाओगे, उस दिन आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन यहां पर इशू क्या आएगा, जितना आप लेट करोगे अपनी खुद की फिटनेस को मेंटेन करने में, उतना फिर आपकी डिलेड आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो वो थोड़ा सा एक कंसर्निंग मैटर बन जाता है, ठीक है। तो ये बीपी का अप डाउन होना, ये सारी चीजें तो मोर और लेस देखो मैनेज हो जाती हैं। बट अगेन मैं बता दूं आपको कि इन चीजों के लिए भी पूरा प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है कि पहले तो एक आप क्या करते हो, जो टेस्ट कराने के लिए वहां पहुंचे हॉस्पिटल में, तो आपके टेस्ट के लिए रिपोर्ट्स, वो आपके सैंपल्स लिए, उनकी टेस्टिंग हुई, फिर रिपोर्ट बन के आ गई। अब अगर वहां पर आपका ये देखा गया कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफिट दिखाई पड़ रहे हो, तो आपको फिर मोर और लेस एक स्पेस दिया जाएगा, टाइम गैप दिया जाएगा, और फिर 3 मेंबर का एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट होगा, 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो बैठेंगे और वो बैठ करके फिर आपका मेडिकल टेस्ट करेंगे फर्दर राउंड में, अगर आप अनफिट पहले राउंड में होते हैं तो, ठीक है। कहीं पर भी चैलेंज आता है तो, और उस 3 मेंबर वाला जो पैनल होगा ना, वो ही आपका डिटेल्ड चेकअप करेंगे। मान लो कि ब्लड प्रेशर आपके हाई ही रहता है,
तो उस केस में फिर आपकी ईसीजी का जो है वो एकदम चेकअप होगा। फिर देखा जाएगा कि हार्ट के आपके जो चारों चैम्बर्स हैं प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, क्या इशू आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना एक सर्टिफिकेट बना करके आगे पास ऑन करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही क्या होती है, मैंने बताया कि 10 घंटे जो आपको फास्ट करके जाना है उसमें आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। इवन आप चश्मा लगाते हैं ना, तो चश्मा लगाने वाले को भी अपनी पूरी डिटेल लेके जानी पड़ेगी कि भाई आपको कितनी पावर का चश्मा लग रहा है। आप मैक्सिमम -6 तक आप चश्मा लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वहां पर मोरलेस क्लियर हो जाएंगी आपको। और उसमें भी आपको जो आपके स्पेक्टिकल्स हैं उनकी पावर डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी एक प्रॉपर डॉक्टर से, और वो वहां पर मेडिकल चेकअप के दौरान होगा। बीपी शुगर ये सब नॉर्मल होना एक चीज पॉसिबिलिटी की तरफ दिखाई पड़ती है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आता है बॉडी मास इंडेक्स का। तो देखो मोटापा है वो ज्यादा ना बढ़ने दे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी तो देखो और जो टेस्ट होने हैं वो तो हो ही जाएंगे, मैंने आपको मोटा मोटा सारा बता दिया है। फिर वहां पर क्या देखा जाता है कि आपका जो फर्स्ट टेस्ट हुआ, अब मैं एक बार फिर से ब्रीफ आउट कर दूं, इसको ब्रीफ कर देता हूं। फर्स्ट राउंड जो हुआ उसमें तो सिंपल सिंपल सारे काम हो जाने हैं, फॉर्म फिल करा दिए जाएंगे, आपसे सारे हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपको फिर बाद में दे दिया जाएगा सर्टिफिकेट, जाइए आपका पूरा काम कंप्लीट है। मान लो आपको एक तरीके से वहां पर देखा गया कि कुछ चीजें सेटल्ड नहीं है, शुगर हो सकता है, बीपी हो सकता है, ओबेसिटी, कुछ भी, तो फिर 3 मेंबर का एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट होगा, मेडिकल बोर्ड, और फिर वो देखेगा कि क्या प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है या रिकवरी हो रही है। अगर हो रही है तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर बाद में ये कहा जाएगा कि आप टेक्निकल सर्विसेज जो हैं उनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। टेक्निकल का मतलब मैंने बताया जहां पर फिजिकल या मेडिकल पैरामीटर्स यूपीएससी के द्वारा सेटल किए जाते हैं। बट अगेन अगर आप फिर भी सोचे कि भाई मुझे ज्वाइन करना है, तो यूपीएससी फिर भी अपनी तरफ से रिलैक्सेशन देती है। वही 6 महीने का राउंड, जितना जिस 6 महीने के राउंड में आपने अपने आप को बिल्कुल मेडिकली फिट कर लिया, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अदरवाइज डिले पे डिले होता चलता चला जाता है। अब ये देखो चीजें बड़ी छोटी छोटी हैं, बट डे टू डे रूटीन में ये चीजें हमें मेंटेन रखने की जरूरत है। अदरवाइज हमें एक्सेस प्रोसेस के अंदर उलझ जाना पड़ेगा। ठीक है। और पैसों की टेंशन लेनी है नहीं, सारा यूपीएससी का बर्डन गवर्नमेंट खुद देखती है। तो ये चीजें हैं, अगर आप मेडिकली अनफिट होते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। इवन हो सकता है कि आप वहां पर चाह रहे हो वो सर्विसेज ही चूज ना कर पाओ अगर आप समय के साथ मेडिकली फिट नहीं हुए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपके साथ में कोई चैलेंज है तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।